हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी, यूपी आरओ और बिहार पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह 30 दिन की क्रैश कोर्स श्रृंखला चलाई गई है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो आपको एक कंप्लीट रिवीजन दिया जा रहा है, जिसमें अभी आपका डेली बेसिस पर एक टॉपिक आता है। उस टॉपिक के अंतर्गत जो भी उससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक डायमेंशन, साथ ही साथ इसका डिस्क्रिप्टिव वे में आपको इसकी तैयारी कराई जाती है। अब आज देखा जाए तो हमारा 14वां लेक्चर है, मतलब कि अभी ये 30 दिन की श्रृंखला में हमारा 14 नंबर आता है, डे 14 है, जिसमें आज के हमारे टॉपिक आते हैं जैव विविधता, भारत में जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल और बायोम और पर्यावरण दिवस के बारे में। तो ये आज के हमारे टॉपिक रहेंगे। तो इसके अंतर्गत हम प्रत्येक टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत और भी सब टॉपिक आते हैं, जैसे कि आपका जैव विविधता जो है, तो जैव विविधता में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जैसे कि आपका आ गया जैव विविधता का सामान्य परिचय, जैव विविधता के नाम को लेकर संदर्भ, जैव विविधता के प्रकार, जैसे कि आपकी 3 तरीके की जैव विविधता होती है, एक आनुवांशिकी, दूसरी प्रजातीय, तीसरी सामुदायिक या पारितंत्र, तो इस तरीके की होती है। फिर आता है जैव विविधता का मापन किस तरीके से होता है, तो अल्फा विविधता क्या होती है, बीटा विविधता क्या होती है और गामा विविधता क्या होती है। तो इसके संदर्भ में ये आपकी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। फिर आता है कि आपका भारत में बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से है, तो इसकी एक रूपरेखा को दिखाया गया है। फिर आपके राष्ट्रीय उद्यान की रूपरेखा, फिर आपका जीवाश्म जो जीव मंडल एवं बायोम के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में भी पूरी इसमें ओवरऑल दिया गया है। जैसे कि आप जब भारत में जैव विविधता को पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आपको सामान्य परिचय दिया जाएगा, उसके साथ भारत के विभिन्न जैव विविधता क्षेत्रक जो हैं उनके बारे में, जंतु विविधता, रेड डाटा बुक, IUCN की और WPA के अंतर्गत जो जीव शामिल हैं उनके बारे में, संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में, पक्षियों के प्रवास के बारे में, वनस्पति विविधता के बारे में, भारत में पाए जाने वाले वनस्पति प्रजातीय विलोपन के बारे में। तो जो भी आपके भारत के संदर्भ में, यानी कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में जो टॉपिक है उन सभी को कवर किया जाएगा। फिर आते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान की ओर जब चलते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान आखिर होते क्या हैं, राष्ट्रीय उद्यान का एक सामान्य परिचय के किस तरीके का होता है, फिर आपका मानचित्र में इसकी क्या अवस्थिति है, तो इसको आपको मानचित्र के बेसिस पे दिखाया जाएगा। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो उसका राज्यवार आकलन किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत दिखाया जाएगा। फिर आते हैं इसमें आपके जैव मंडल एवं बायोम के अंतर्गत कि जैव मंडल के अंतर्गत क्या है, जैसे कि आपका सामान्य परिचय हो गया, उसके साथ जैव मंडल के क्या जैविक समुदाय आते हैं, जैसे कि बायोम कम्युनिटी क्या है, समुदाय विलक्षण क्या है, प्रजातीय विविधता क्या है, कीस्टोन प्रजातियाँ क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी अन्य जो प्रजातियाँ जैसे कि फाउंडेशन प्रजातियाँ हुई, अम्ब्रेला प्रजातियाँ आती हैं और सांकेतिक प्रजातियाँ आती हैं, उनके क्या इन प्रजातियों का इम्पोर्टेंस है। फिर आता है आपका संक्रामक के बारे में, पूर्व प्रभाव के बारे में, फिर बायोम के बारे में, बायोम से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि बायोम किस तरीके के होते हैं, कितने तरीके के बायोम होते हैं, कौन सी बायोम में कौन सी वनस्पति आपकी इम्पोर्टेंट होती है, तो इस तरह रिलेटेड देखा जाए तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें एक ओवरव्यू किया जाएगा आपका 1 से 1.5 घंटे के अंतर्गत, 1 घंटे के अंतर्गत आपकी क्लास में ये आपके जो मेजर टॉपिक हैं इनको कवर किया जाएगा। इसके पहले आपको बता दें कि हमारी इस श्रृंखला में 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं, जिसमें पहला लेक्चर जो हमने आया हुआ था उसमें क्लाइमेट चेंज और आपका ओजोन संरक्षण से रिलेटेड था, दूसरा आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड है। और आज का जो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो आपका ये जैव विविधता, भारत में जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल बायोम और आपके जो पर्यावरण दिवस के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज के हमारे टॉपिक हैं, इन टॉपिक के अंतर्गत इन प्रत्येक को कवर करते हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो जैव विविधता। तो जैव विविधता के संदर्भ में समझा जाए तो जैव विविधता जो है एक तरीके से इसमें सामान्य परिचय और जैव विविधता के बारे में दिया गया है। तो जैव विविधता की डेफिनेशन जैसे आपसे पूछ ली जाए तो आखिर मतलब कि एक लाइन में जैव विविधता की डेफिनेशन को पूछ लेता है कि जैव विविधता होती क्या है। तो जैव विविधता के संदर्भ में देखा जाए तो यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले एक जीवों की विविधता होती है, मतलब कि पृथ्वी पर जितने तरीके के जीव पाए जाते हैं उनकी विविधता, यानी कि उनकी डाइवर्सिटी जो है वह जैव विविधता कहलाती है। सबसे पहले देखा जाए तो 1992 में रियो डी जेनेरियो ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जैव विविधता की एक मानक परिभाषा को अपनाया हुआ था। तो ये मतलब कि एक शुरुआती दौर देखा जाए कि जैव विविधता की आखिर शुरुआत कब से हुई, तो इसको लेकर देखा जाए तो ये आता है कि जैव विविधता का जो मानक परिभाषा है वो 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन आयोजित किया
किया गया था, यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उस टाइम पर ये विविधता का जो स्टार्टिंग है उसकी एक मानक परिभाषा के तौर पर देखा गया। फिर जब समय बढ़ता है, आगे की ओर आते हैं, तो जैव विविधता की एक डेफिनेशन को अगर शॉर्ट फॉर्म में समझा जाए तो जैव विविधता जो है वह समस्त स्रोतों और अंतर्देशीय समस्त स्रोतों के साथ अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय तथा पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर, साथ ही उन पारिस्थितिकी समूह जिनके भाग में पाई जाने वाली विविधता होती है। मतलब कि जिस भाग के अंतर्गत, मतलब कि कोई स्थलीय हो या जलीय हो या सागरीय हो या अंतर क्षेत्रीय हो, किसी भी तरीके की विविधता हो वह इसके अंतर्गत पाई जाती है, यानी किसी भी तरीके का पारिस्थितिकी समूह। और इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता होती है जो कि विभिन्न जातियों के मध्य विविधता और पारिस्थितिकी विविधता इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है, तो इसके अंतर्गत ये देखा जाता है। अब आता है कि आखिर जैसे कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बहुत सारी विविधता पाई जाती है, जैसे कि आपका जो विषुवतीय प्रदेश है, मतलब कि विषुवत रेखा है, वहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ऐसे विविध क्षेत्र जो होते हैं उन्हें हॉट स्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि विश्व के वे क्षेत्र, इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन में देखा जाए कि वे क्षेत्र जहाँ पर प्रजातियों की संख्या अधिक पाई जाती है उन्हें हॉट स्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहा जाता है। तो मेगा डाइवर्सिटी किसे कहा जाता है? जहाँ पर प्रजातियों की विविधता पाई जाती है उसे मेगा डाइवर्सिटी कहा जाता है। अब भारत के, मतलब कि विश्व के स्तर पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, यानी कि मेगा डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो उनके बारे में जान लेते हैं कि जैसे आपका सबसे पहले इनके नामों को बारे में जान लेते हैं, फिर बाद में उसके आगे देखेंगे तो आपकी कहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उनके बारे में। तो जैव विविधता जैसे कि नाम है, तो नाम को लेकर भी कई संदर्भ देखने को मिले हैं, जैसे कि जैव विविधता की आखिर शब्द की उत्पत्ति कब से हुई, इसकी शुरुआत कब से हुई, और ये जो प्रक्रिया 1992 में उसको अपनाया गया, मतलब कि उसकी एक मानक परिभाषा को लिया गया। रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन हुआ था तो उस टाइम पे क्या ऐसी प्रावधान आए, तो उसकी एक पृष्ठभूमि होगी। तो पृष्ठभूमि पे हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है कि प्रारंभ में जो जैव विविधता है वो एक तरीके से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में रेमंड एफ दासमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक द डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया हुआ था। मतलब कि सबसे पहले कब किया गया था? 1968 में। इनकी किसकी पुस्तक? रेमंड एफ दास की पुस्तक रही है। कौन सी? डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। बाद में जैव विविधता जो रही एक अंग्रेजी शब्द रहा, जैसे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित करके इसे बायोडाइवर्सिटी के तौर पर W.G. रोसेन के द्वारा इसे 1985 में प्रतिपादित किया गया था। और इसी संकल्पना का, इस शब्द का प्रयोग जो प्रथम बार किया गया वो विल्सन के द्वारा 1986 में जैव विविधता में अमेरिकी फोरम के लिए प्रस्तुत प्रतिवेदन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संसाधन परिषद और जैविक विविधता की जगह जैव विविधता का शब्द का सुझाव दिया गया। तो मतलब कि जब शुरुआत हुई थी 1968 से, तो पहले जैविक विविधता यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कहा जाता था, लेकिन प्रेजेंट में ये सिचुएशन आते आते देखा जाए तो यह एक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के तौर पर रही है। और आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2011 से 2020 तक का जो समय था उसे जैव विविधता दशक के तौर पर घोषित किया गया था। ये हर बार एक जैव विविधता दशक मतलब कि एक दशक घोषित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो अभी आपका 2011 से और 2020 तक का जो दशक था वह जैव विविधता दशक के तौर पर घोषित किया गया था। इससे आपको प्री में ये आपके क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं कि आपके इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आता है हमारे जैव विविधता के प्रकार के बारे में। तो जैव विविधता के प्रकार के अंतर्गत पहले ये नंबर पर तो आती है आपकी आनुवांशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरी आती है प्रजाति विविधता यानी कि स्पेसीज डाइवर्सिटी। तीसरी आती है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता यानी कि कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इसके अंतर्गत होती हैं। तो ये प्रमुख तरीके की जैव विविधताएं हैं जिसमें इनके प्रकार हैं। तो पहले तरीके की जैव विविधता जो आती है हमारी आनुवांशिक जैव विविधता या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंतर्गत देखा जाए इसकी डेफिनेशन को कि ये डाइवर्सिटी एक तरीके से एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से होता है। एक प्रजाति के जीव में, मतलब कि एक प्रजाति है
उसके जीन में जो परिवर्तन होता है, मतलब कि उसका जो जेनेटिक परिवर्तन होता है, जैसे कि पर्यावरण में वनस्पति जीव जंतुओं में विभिन्न प्रजातियों में जो परिवर्तन के साथ अपने आप को अनुकूलित करने की प्रक्रिया में जीन में परिवर्तन करती हैं, उन्हें आनुवांशिक विविधता कहते हैं। तो ये तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है कि आनुवांशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। एक ऐसी तरीके की जैव विविधता होती है जहाँ पर प्रजाति के जीवों में जीन में होने वाले परिवर्तन को संबोधित करता है। तो ये आपकी आनुवांशिक विविधता होती है। फिर आता है आपका जीन पूल के बारे में कि जीन पूल आखिर क्या होते हैं। तो वो एक तरीके से ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर एक प्रजाति या इसकी समष्टि में कुछ आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। जहाँ पर किसी जाति में एक आनुवांशिक विविधता देखने को मिलती है समष्टि के तौर पर, यानी कि ज़्यादा मात्रा में, तो उसे आनुवांशिक विविधता कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारी दूसरी विविधता के बारे में, जैसे कि प्रजाति विविधता यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है एक तरीके से इस डाइवर्सिटी का आशय किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता से होता है। तो इसका क्या आशय होता है कि इसमें प्रजातियों की विविधता होना, मतलब कि उसमें जीन में विविधता होना। आनुवांशिक के अंतर्गत इसमें आएगी आपकी प्रजातियों में विविधता होना, कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के समुदाय में प्रजातियों में विविधता होना एक प्रजातीय विविधता है, जिसको आपको शॉर्ट फॉर्म में अकेला याद करना है। जैसे कि आपका प्रजातीय विविधता आया तो प्रजातियों में जीव जंतुओं के समुदाय में प्रजातियों में विविधता, आनुवांशिक विविधता में मतलब कि एक ही प्रजाति में जीन में विविधता। तो इस तरीके से ये आपको की पॉइंट वाइज याद कर लेना है, जिससे आपका अगर इससे 2-3 पॉइंट बना के पूछता है तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। प्रजाति विविधता जो है वो एक तरीके से किसी समुदाय में प्रजातियों की विभिन्न किस्मों को बताती है, और इसमें समुदाय की प्रजाति की संख्या क्षेत्र या स्थान के क्षेत्रफल में सापेक्ष बढ़ती है, और प्रजातियों की संख्या बढ़ने के साथ प्रजातीय विविधता भी बढ़ती है। तो इस तरीके से ये प्रजाति विविधता के बारे में है। अब आती है हमारी तीसरे तरीके की विविधता, सामुदायिक या पारितंत्र विविधता के बारे में। तो सामुदायिक या पारितंत्र विविधता एक तरीके से ऐसी विविधता होती है जहाँ पर जीव एक दूसरे मतलब कि एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पति एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता होती है, जो सामुदायिक विविधता या पारितंत्र विविधता कहलाती है। इसमें आपके आवास होते हैं, निकी के प्रकार होते हैं, पारिस्थितिकी प्रक्रियाएं जैसे कि पोषण चक्र, खाद्य श्रृंखला तथा ऊर्जा प्रवाह में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है। तो ये प्रमुख सामुदायिक विविधता होती है, जिसके अंतर्गत ये सिमिलरिटी देखने को मिलती है। जो 3 तरीके की विविधता है, कौन कौन सी, जीन आनुवांशिक विविधता, दूसरी आती है प्रजातीय विविधता, तीसरी आती है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता, जो कि जीव जंतुओं और वनस्पतियों एवं एक दूसरे के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बीच में पाई जाने वाली विविधता होती है। तो इस तरीके से आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जैव विविधता के मापन के बारे में। तो जैव विविधता के मापन के संदर्भ में देखा जाए तो मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक तरीके से वो होती है, क्योंकि आपका प्रकार भी पूछा जाता है और ये आपका मापन भी पूछा जाता है। कई तरीके से आपके से पूछ लिया जाता है कि अल्फा जैव विविधता क्या होती है, बीटा विविधता क्या होती है, गामा विविधता क्या होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जैव विविधता के मापन के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन, यानी कि जो उनकी संख्या हुई और किस तरीके की इनकी समृद्धि है, उसके आकलन के संदर्भ में अल्फा बीटा गामा विविधता को देखा जाता है। अब अल्फा विविधता के बारे में देखा जाए तो ये विविधता जो है एक तरीके से किसी निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पारितंत्र की विविधता से होता है। तो इसका आशय किससे होता है कि एक आपका क्षेत्र डिसाइडेड होता है, मतलब कि उनका जो समुदाय है, मतलब कि जो प्रजातियों का समुदाय है, उनका एक समुदाय होता है जहाँ पर किसी एक समुदाय या प्रजातियों में जो कुल संख्या है उसको बताती है। और अल्फा के मापन के लिए प्रजातियों की संख्या आकलन करने से उनकी संख्या में वृद्धि और समृद्धि का एक आकलन होता है, जो अल्फा विविधता के अंतर्गत आती है। अब दूसरी विविधता क्या आती है, हमारी दूसरी विविधता आती है बीटा विविधता। बीटा विविधता जो है एक तरीके से जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय प्रवणता के साथ साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है। तो वहाँ पर पर्यावरणीय प्रवणता भी होती है और उसके साथ जो परिवर्तन के बीच में प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है, उसे बीटा विविधता कहा जाता है।
ये आवासों या समुदायों के साथ ही एक जातियों के विस्थापन के होने की दर को विविधता कहा जाता है। यानी कि जो आवास हैं या उनके समुदाय हैं उनके बीच जो अंतर होता है, यानी कि उसमें जो विस्थापन की दर है, उसे बीटा विविधता कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत देखा जाए हमारी गामा विविधता, तो गामा विविधता जो है एक तरीके से एक भौगोलिक क्षेत्र या आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता को बताते हैं। तो ये किसको बताते हैं? एक आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता को बताते हैं, जिसमें आवासों की विषमता एवं भिन्नता का पता चलता है। और गामा विविधता जो है वह अल्फा एवं बीटा विविधता अवयवों के गुणनफल होते हैं, और गामा विविधता में समुदायों में अवयवों या प्रजातियों की प्रचुरता के आधार पर इसे इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जैसे कि गामा = S1 + S2 - C। इस तरीके से इसको संदर्भित किया जाता है। और आपके इसी तरीके के क्वेश्चन भी कई बार आपका ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो हमने अभी किस तरीके की विविधताओं के बारे में पढ़ा? एक गामा अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। तो ये आपकी 3 तरीके की विविधता देखने को मिलती है। अब आता है हमारा कि इसमें जैसे कि आपका जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें S1 + S2 - C जो दिया गया है, तो इसमें प्रथम समुदाय में प्रजातियों की कुल आकलित संख्या बताई गई है, और S2 के अंतर्गत द्वितीय समुदाय में प्रजातियों की कुल आकलित संख्या के बारे में बताया गया। और दोनों समुदायों में जो उभयनिष्ठ प्रजाति है उससे उसको मतलब कि माइनस किया गया है। तो S1 + S2 - C के संदर्भ में इसको एक संदर्भित किया गया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि भारत में विविधता के बारे में। हमने विश्व में विविधता के बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं कि मतलब कि भारत में विविधता किस तरीके से है। तो एक आपने ओवरव्यू ले लिया कि इस तरीके की विविधताएं होती हैं, ये चीज़ है। अब भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे, फिर भारत में विभिन्न जैव विविधता क्षेत्रक जो हैं उनके बारे में, जंतु विविधता के बारे में, रेड डाटा बुक के बारे में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के बारे में, IUCN एवं WPA के अंतर्गत शामिल जीव के बारे में, संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में, पक्षियों के प्रवास के बारे में, वनस्पति विविधता में, भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों में, प्रजाति विलोपन में। तो ये जो जिस तरीके की चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारा सामान्य परिचय कि भारत में किस तरीके की जैव विविधता पाई जाती है और किस तरीके का एक बाहुल्य देखने को मिलता है। तो इसमें देखा जाए तो भारत में जो विविधता है वह एक तरीके से जलवायु और विभिन्न क्षेत्रों की स्थलाकृति एवं पारितंत्र में भिन्नता के कारण पारितंत्रों में अधिक विविधता पाई जाती है, और भारत विश्व के विविधता बाहुल्य क्षेत्रों में से आता है। जैसे कि अभी हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा हुआ था, बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत हमने मेगा डाइवर्सिटी पढ़ा कि ये क्या होते हैं। तो ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जैव विविधता अधिक मात्रा में मिलती है, तो वो मेगा डाइवर्सिटी है। अब वो मेगा डाइवर्सिटी है तो उसमें भारत भी इस मेगा डाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है। तो अभी आपको बताया था कि हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो इसमें एक आप वर्ल्ड मैप बना लेंगे, मतलब कि आप फिर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो वहाँ कुछ पॉइंट को की पॉइंट मतलब कि नोट कर लेंगे कि कहाँ पर ये हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, क्योंकि आपके हॉट स्पॉट के जो हैं हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है उनसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कौन कौन से देश में है, कहाँ पर है, भारत इसमें शामिल है कि नहीं, और कितने मेगा डाइवर्सिटी आते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो टोटल 17 है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो चलिए एक एक करके इनके नामों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपका पहले नंबर पर आता है इसमें ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है कांगो, फिर आता है मेडागास्कर, इसके बाद आपका आता है दक्षिण अफ्रीका, चीन आता है, भारत, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पेरू, USA, वेनेजुएला और मलेशिया आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो हॉट स्पॉट है तो टोटल 17 है, जिसमें भारत भी शामिल है और ये प्रमुख कंट्री आती हैं। तो इस तरीके से ये हॉट स्पॉट है। अब आते हैं आपके भारत के विभिन्न जैव विविधता क्षेत्र के बारे में, कि जैसे कि जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पर वो जैव विविधता हो। तो इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कि भारत में विभिन्न तरीके की जलवायु पाई जाती है, समुद्री क्षेत्र पाया जाता है, तो हर जगह अलग तरीके की जैव विविधता पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो जैव विविधता है उसके अंतर्गत देखा जाए तो यह भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट आते हैं, फिर समुद्री जैव विविधता का क्षेत्र हो गया, फिर भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र हो गए। तो इस तरीके से ये विभिन्न जैव विविधता क्षेत्र हैं, तो उनके एक एक करके जानते हैं। तो भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र के
अंतर्गत देखा जाए तो यह विश्व की कुछ जैव विविधता वाले, जैसे कि अभी हमने जो मेगा डाइवर्सिटी रही है वो टोटल विश्व में 17 जगह है, 17 जगह है जिसमें भारत भी आता है। तो अब भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में कौन कौन से हॉट स्पॉट केंद्र हैं जिसके कारण भारत को एक मेगा डाइवर्सिटी के तौर पे माना गया है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो भारत में 4 हॉट स्पॉट केंद्र हैं। तो इसमें पहले नंबर तो हॉट स्पॉट को जानते हैं कि हॉट स्पॉट क्या होते हैं। हॉट स्पॉट शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, फिर उसके बाद भारत के 4 क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। तो इसमें विश्व के कुल 6 जैव विविधता वाले क्षेत्र जहाँ पर प्रजातियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है वह हॉट स्पॉट कहलाती है। तो जहाँ पर प्रजातियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है वह हॉट स्पॉट है। और हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया गया। तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो ये भारत में हॉट स्पॉट के बारे में। अब भारत के 4 हॉट स्पॉट प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका पहला आता है इंडो बर्मा क्षेत्र, दूसरा आता है हिमालय क्षेत्र, तीसरा आता है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका और चौथा आता है सुंडालैंड क्षेत्र। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत के ये 4 प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र आते हैं। अब आती है हमारी दूसरी तरह की जैव विविधता के बारे में, कि हमने अभी पहली विविधता के बारे में पढ़ा, अब दूसरी आती है कि जो समुद्री जैव विविधता है उसके बारे में। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत का जो तटीय क्षेत्र है वह 7,516.6 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो भारत का जैसे कि चारों तरफ से भारत एक प्रायद्वीप के तौर पे है। तो जब हम यहाँ गुजरात से शुरू करके इस साइड में जब पश्चिम बंगाल की साइड इस साइड जाते हैं तो मतलब पूरा जो नीचे का एक पेनिनसुला क्रिएट होता है, तो वहाँ की जो तटीय सीमा है तो वो पूरी कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर तक ये पूरी विस्तृत है। इसमें समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों में विभिन्न मैंग्रोव पाए जाते हैं, एस्चुरी पाई जाती है, प्रवाल भित्तियाँ इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं, जहाँ पर पर्यावरणीय जैव विकास की अनुकूल स्थिति के कारण जीवों की प्रजातियों में एक प्रचुरता देखने को मिलती है। तो इन जीवों की प्रजातियों में एक प्रचुरता देखने को मिलती है तो वह समुद्री जैव विविधता आती है। तो समुद्री जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, आपके तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर समुद्र होंगे। तो समुद्र के तटीय क्षेत्र में एक टोटल जो आपका 7,516.6 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है, तो उसके अंतर्गत ही समुद्री जैव विविधता पाई जाएगी। अब आता है भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, यानी कि बायो ज्योग्राफिकल जो रीजन है और उनके बारे में जान लेते हैं। तो उनके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आता है कि वे क्षेत्र जहाँ पर जंतुओं एवं पौधों के प्रजातियों के लक्षणों एवं वितरण के विश्व के अन्य क्षेत्रों में एक विशिष्टता देखने को मिलती है। और बदलते भौगोलिक क्षेत्र में अक्षांशों की प्रवणता में बदलाव, आवास की पर्यावरणीय दशाओं में भिन्नता के कारण प्रजातियों और उनके पारितंत्रों में भी एक भिन्नता पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत आते हैं भारत के देखे जाए तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो कौन कौन से जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं एक एक करके जान लेते हैं। तो जैव भौगोलिक क्षेत्र क्या होते हैं, वे क्षेत्र जहाँ पर जंतुओं एवं पौधों की प्रजातियों के लक्षणों एवं उनमें वितरण के क्षेत्र में विश्व के अन्य क्षेत्रों में विशिष्टता होती है उसके बारे में आता है। अब आता है कि भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वो, तो भौगोलिक क्षेत्रों में हमारा पहला देखा जाए ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है आपका पहले नंबर पर काराकोरम, फिर लद्दाख पर्वत और तिब्बत का पठार आता है। तो ये ट्रांस हिमालय है। फिर दूसरे नंबर पर आता है हिमालय, जैसे कि उत्तर पश्चिम, केंद्रीय और पूर्वी हिमालय का होना। तीसरे नंबर पर आता है मरुस्थल, जिसमें थार का मरुस्थल और कच्छ का रण आता है। फिर आते हैं पश्चिमी घाट, जहाँ पर आपका मालाबार का मैदान पश्चिमी घाट आता है। दक्कन के प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत आती है आपकी केंद्रीय उच्च भूमि, छोटा नागपुर पठार, पूर्वी उच्च भूमि, केंद्रीय पठारी क्षेत्र, दक्षिणी दक्कन का पठार आता है। फिर आते हैं आपके शुष्क क्षेत्र, जिसके अंतर्गत पंजाब का मैदान, गुजरात का मैदानी क्षेत्र आता है। फिर आता है गंगा का मैदानी क्षेत्र, तो जिसके अंतर्गत हम देखेंगे गंगा का उच्च एवं निम्न मैदानी क्षेत्र होना। तटीय क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्र लक्षद्वीप आता है। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र की घाटी, उत्तर पूर्वी की चोटियाँ आती हैं। द्वीप समूह में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके 10 जैव विविधता के जैव भौगोलिक क्षेत्र भारत के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने 3 तरीके की जैव विविधता के बारे में भारत के संदर्भ में जाना।
अब आगे की ओर चलते हैं। तो अब भारत में जैसे कि हमने अभी जैव विविधता के बारे में जाना, अब जानते हैं भारत में जंतु विविधता के बारे में। तो जंतु विविधता से आशय एक तरीके से ऐसे विविधता से होता है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं की प्रजातियों में विविधता से होता है। जैसे कि वहाँ पर जीवों की विविधता के संदर्भ में है, यहाँ पर जंतुओं की विविधता से होता है कि जंतुओं में जो विविधता है वह पर्यावरणीय दशाओं या पारितंत्र में विविधता के कारण शारीरिक आकार, बनावट, आवास क्षेत्र, खाद्य श्रृंखला में इसमें अंतर देखने को मिलता है। तो किस किस चीज़ में अंतर देखने को मिलता है? आपका शारीरिक आकार हुआ या बनावट हुआ, आवास क्षेत्र हुआ, खाद्य श्रृंखला में जो अंतर होता है वह इस विविधता के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें दो तरीके की विविधताएं होती हैं। एक आती है आपकी कशेरुकी जंतु, दूसरी आती है आकशेरुकी। कशेरुकी के अंतर्गत जो जैव विविधता है वह एक तरीके से वे प्रजातियां होती हैं जो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यानी कि रीढ़धारी जंतु या कशेरुकी जीव कहलाते हैं। जैसे कि मछली, सरीसृप, स्तनधारी पक्षी, उभयचर इसके अंतर्गत ही आते हैं। और दूसरे तरीके की जो आकशेरुकी जैव विविधता है उसमें आते हैं आपके जैसे कि आर्थ्रोपोड्स, एनेलिड्स, मोलस्कर और निमोडोड्स आते हैं। तो इसमें आपके क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं क्योंकि कशेरुकी जंतु और आकशेरुकी जंतु हैं, तो इसमें आपके बीच बीच में जो क्वेश्चन की क्राइटेरिया होता है इन्हीं से आता है। जैसे कि आपका ये जो नाम है आर्थ्रोपोड्स, आपका एनेलिड, मोलस्का, निमोडोड्स, तो इस तरीके के आपके नाम दिए जाएंगे। तो ये थोड़ा टिपिकल भी हो जाते हैं, तो उसके कारण आपके इसी तरीके के नाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आपको याद रखना है कि यह आकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। आकशेरुकी के अंतर्गत आपकी आती है जैसे इसमें मिरियापोड्स, यानी कि उदाहरण के तौर पर सेंटीपीड्स या मिलीपीड्स। दूसरी आती है क्रिटेशियस जो कि आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत ही है, जैसे क्रैब, लॉबस्टर, इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरेनिट से आती है जैसे में कि आपका स्पाइडर, स्कॉर्पियंस और रिस्क होता है। इंसेक्ट के अंतर्गत आपकी चींटी, कीट पतंगे, लोकस्टक ये आती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके आकशेरुकी जीव हैं जिसके अंतर्गत ये प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिसमें कुछ कशेरुकी जीव, कुछ होते हैं आकशेरुकी। कशेरुकी के अंतर्गत आपकी आती हैं जैसे कि मछली, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी पक्षी आते हैं। और आकशेरुकी के अंतर्गत आर्थ्रोपोड्स, एनेलिड्स, मोलस्क, निमोटेड आते हैं। आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत आपके आते हैं मिरियापोड्स, जिसमें सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स उदाहरण है। क्रिटेशियस के अंतर्गत क्रैब और लॉबस्टर इसके उदाहरण है। एरेनिक्स के अंतर्गत स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस और रिस्क इसके उदाहरण। और इंसेक्ट के अंतर्गत आपकी चींटी, कीट पतंगे, लोकस्टक इसके अंतर्गत प्रमुख उदाहरण होते हैं जो कि आकशेरुकी जंतु के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रक्रिया मतलब कि इसमें जो एक दो भाग हैं इनके अंतर्गत दिखाए जाते हैं। अब आते हैं रेड डाटा बुक के बारे में। रेड डाटा बुक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेड डाटा बुक से ये तो नहीं पूछा जाता है कि डेफिनेशन बताइए, लेकिन रेड डाटा बुक में कौन कौन से जीव शामिल हैं उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इनको जानने के पहले हमें उसकी डेफिनेशन को जानना होगा, फिर ये जानेंगे कि इसमें IUCN के अंतर्गत किस सूची के अंतर्गत किस श्रेणी में किसको रखा जाता है, तो उनको एक एक करके जानेंगे। फिर जो भी प्रजातियां हैं उन प्रजातियों के नामों को जानेंगे कि कौन कौन सी प्रजातियां किस सूची के अंतर्गत आती हैं। तो रेड डाटा बुक जो है वो एक तरीके से प्रजातियों की स्थिति दर्शाने और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों को निर्दिष्ट करने के लिए रेड डाटा बुक का प्रकाशन शुरू किया गया है। तो किसके लिए शुरू किया गया है कि प्रजातियों की स्थिति को दर्शाने, उनके संरक्षण करने के लिए, उनको निर्दिष्ट करने के लिए रेड डाटा बुक का प्रकाशन इसके अंतर्गत शुरू किया गया। इसमें पादपों, कवकों, जंतुओं, IUCN में रेड लिस्ट में मूल्यांकन और आंकलन किया जाता है। ये पादप, कवक, जंतु है आनुवांशिक विविधता के धारक को पारितंत्र को क्रियाशील रखने वाले कारक होते हैं। तो इस तरीके से ये रेड डाटा बुक होती है। अब आता है हमारा IUCN के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो IUCN का क्लासिफिकेशन जो है एक तरीके से उनकी प्रजाति के आधार पर किया जाता है कि इनमें कुल देखा जाए तो इसकी कुल 9 श्रेणियां होती हैं। तो एक एक करके प्रत्येक श्रेणियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब आपको किसी भी प्रजाति के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि जैसे IUCN की सूची में इतनी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि विलुप्त है, घोर संकटग्रस्त हैं, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और आपकी सुविध है, यानी कि वल्नरेबल है। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आते भी हैं कि ये कौन कौन से, जैसे कि कोई लेटेस्ट ट्रेंड में मतलब कि आपकी एक साल के अंदर में कोई करंट अफेयर में आपकी कोई प्रजाति है उससे बारे में आए, तो आपसे उस प्रजाति के बारे में ना पूछ के उसका नाम दे दिया तो आपसे ये पूछा जाएगा तो इसे IUCN की किस
किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ये जो है एक तरीके से प्रजातियों की संख्या, गिरावट, भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर इनका आकलन किया जाता है। तो ये आयुषीयन के एक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। आयुषीयन द्वारा कुछ श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिसमें आपको पहले ही बता दी गई हैं कि इसमें टोटल 9 श्रेणियां हैं। तो चलिए एक एक करके इन श्रेणियों के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें पहली जो श्रेणी आती है वह विलुप्त यानी कि एग्जैक्ट, जो आपकी एक्सेंट आपकी ए प्रजाति है। दूसरी आती है बम से विलुप्त यानी कि ईडब्ल्यू के अंतर्गत, मतलब कि इसको EX से प्रदर्शित किया जाता है। डायरेक्ट आपका इस तरीके का शॉर्ट फॉर्म भी आ जाता है। जरूरी नहीं होता है कि आपका इस तरीके से आपका हिंदी में लिखा हो या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिखा हो, तो CR भी आपका लिखा रह सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें आपका इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और इसका शॉर्ट फॉर्म में जिस तरीके से पूछा जाता है उसके बारे में दिया गया है। जैसे कि आपका वन से विलुप्त है, एक्सेंट ऑफ द इन वर्ल्ड EW। घोर संकटग्रस्त या गंभीर संकटग्रस्त में जैसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड CR से। संकटग्रस्त के अंतर्गत आपका इंडेंजर्ड यानी कि EN। सुवेद्य के अंतर्गत वल्नरेबल यानी कि VU। निकट संकटग्रस्त के अंतर्गत आपका आता है नियर थ्रेटिंग यानी कि NT। संकट मुक्त के अंतर्गत लीस्ट कंसर्न यानी कि LC। और आंकड़ों के अभाव में डेटा डेफिशिएंट के अंतर्गत आता है, और अनाकलित के अंतर्गत नॉट एवेल्युएट के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें टोटल 9 तरीके की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब आता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो प्रजातियां होती हैं वो आयुषीयन की सूची में भी मतलब कि निर्दिष्ट होती हैं, और आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1, 2, 3, 4 मतलब कि ये इसके टोटल 6 अनुसूची हैं, उनमें वर्णित होती हैं। कई प्रजाति होती हैं कि इसकी एक सूची 1 में होती हैं, और उसके आयुषीयन की जो जैसे कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड में हुआ, इंडेंजर्ड में हुआ, तो इस तरीके से दोनों में ही सूचियों में होते हैं। तो आपका क्वेश्चन इसको भी साथ में मिला के आता है, जैसे कि उसमें पूछा कि आयुषीयन की सूची के अंतर्गत है, और इसके अंतर्गत जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो इसको एक नॉर्मल बेसिस पे ही समझ लेना है कि आयुषीयन के अंतर्गत 9 तरीके की श्रेणियाँ हैं, जिसमें प्रजातियों की स्थिति को इस तरीके से दिखाया जाता है। अब आती है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि 1972 में आया था। इसके अंतर्गत 6 अनुसूचियाँ होती हैं। इसमें विभिन्न पद्धतियों की जानकारी मिलती है, और अनुसूची 1 और 2 जो होती है, मतलब कि 1 से जो 4 तक जो अनुसूची होती है, उसमें अवैध व्यापार को प्रतिबंधित किया जाता है। जैसे कि अनुसूची 1 और 2 में जानवरों को पूर्णतः संरक्षण और भारी अर्थदंड मिलता है, और जो अनुसूची 3 और 4 है जिसमें जानवर ही संरक्षित रहते हैं, परंतु अर्थदंड जो होता है वह अनुसूची 1 और 2 के अनुपात में कम होता है। अनुसूची 5 जो आती है वह जानवर पर जीवी आती है, और अनुसूची 6 में पौधों और उनकी प्रजातियों के व्यापार करने, संग्रहण करने और खेती करने के लिए प्रतिबंधित होते हैं। तो इस तरीके से आते हैं। अब इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ प्रजातियां हैं उनके आयुषीयन में भी वो शामिल हैं, और WPA में भी शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे कि आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हुआ, तो ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो इसे CR यानी कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड के अंतर्गत रखा गया है, मतलब कि इसमें श्रेणी 1 के अंतर्गत गंभीर संकटग्रस्त है। और इसका स्थान जैसे कि ये कहाँ पर मिलता है, ये राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत, पूर्वी पाकिस्तान में मिलता है, और यहाँ पर भारत में शिकार प्रतिबंधित और सबसे भारी पक्षी भी है। फिर आता है साइबेरिया क्रेन, जैसे CR श्रेणी 1 के अंतर्गत रखा गया। फिर जो कि आपके राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आर्द्रभूमि में असाधारण राशि प्रवासी पक्षियों के संदर्भ मिलता है। फिर आते हैं आपके पिग्मी हॉक, जो कि CR श्रेणी 1 के अंतर्गत आता है, जिसमें वर्तमान में उत्तर दक्षिण बंगाल मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और विश्व का सबसे छोटा जंगली शुअर इसके अंतर्गत आता है। मतलब कि इसे पिग्मी हॉक को विश्व का सबसे छोटा जंगली शुअर भी कहा जाता है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिग्मी हॉक ना पूछ के आपसे ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा जंगली शुअर कौन सा है। तो 4-5 तरीके की स्पीसीज दे दिया, तो इसमें आपको याद रखना है कि पिग्मी हॉक होगा। फिर आता है मालावीर सी रेट, जो कि CR श्रेणी 1 में आती है, जो कि भारत के पश्चिमी घाट में खासकर कर्नाटक के कोरकल जिले में पाई जाती है। हॉक्सबिल कछुआ जो है वह आपका CR श्रेणी 1 में आता है, जिसमें हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के उष्णकटिबंधीय रीफ से होता है। फिर आते हैं उत्तरी नदी टेरिपिन, जो कि CR श्रेणी 1 में आता है। फिर आता है घड़ियाल, जो कि CR श्रेणी 1 में।
चाइनीज पेंगुलिन श्रेणी श्रेणी फर्स्ट में, नीलगिरी तहर जो है वह EN श्रेणी फर्स्ट में, जिसमें पश्चिमी घाट केरल तमिलनाडु का राजकीय पशु है। फिर आता है संघाई थामिल ब्राउ एंटलर्ड डियर जो कि EN श्रेणी फर्स्ट में, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में, मणिपुर का राजकीय पशु भी है। फिर आता है लाल पांडा जो कि EN श्रेणी फर्स्ट में, जिसमें सिक्किम, असम, उत्तरी अरुणाचल प्रदेश भोजन बांस का वृक्ष होता है। बाघ जो आता है EN श्रेणी फर्स्ट में एशिया में। फिर आता है भारतीय भैंसा जो कि साउथ एशिया नॉर्थ ईस्ट एशिया में आता है। ग्रीन टर्टल जो है वह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जल क्षेत्र में समुद्र किनारे अंडे देते हैं। फिर आते हैं आपके अंडमान जंगली शुअर जो कि एक तरीके से लीस्ट कंसर्न श्रेणी में भारत के पूर्व उत्तर भारत को छोड़कर सभी जगह में आते हैं। अंडमान में चिंकारा जो आता है LC श्रेणी फर्स्ट में, ईरान, पाकिस्तान, भारत में। हेमतेंदुआ जो है वह VU श्रेणी फर्स्ट के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो इसे 23 अक्टूबर को हेमतेंदुआ दिवस मनाया गया। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पामीर, काराकोरम, हिंदुकुश हिमालयन रेंज है और हिमाचल प्रदेश का यह राजकीय पशु भी है, जिसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। तो पहाड़ों के भूत क्या न किसे कहा जाता है, हेमतेंदुआ को कहा जाता है। अब आते हैं ड्यूगोंग यानी कि समुद्री गाय जो कि वल्नरेबल श्रेणी फर्स्ट में आती है, जो कच्छ की खाड़ी, मानस मन्नार की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास है। फिर आती है आपकी नेक्स्ट आती है चीता जो कि वल्नरेबल श्रेणी फर्स्ट में आता है, जो भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता और इसे विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय पशु कहा जाता है। हिमालयन बटेर जो कि CR पश्चिमी हिमालय की लंबी घास एवं झाड़ियों में मिलती है। नाम दफा उड़ने वाली गिरहरी जो है अरुणाचल प्रदेश में। गंगा सार्क CR गंदगी जल में मिलती है। खराई ऊँट जो है वह EN की केवल गुजरात में समुद्र का जहाज है। गंगा डॉल्फिन जो है EN श्रेणी फर्स्ट में, भारत सरकार ने भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, सिंध नदी का जो अपवाह तंत्र है वहाँ पर गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अब आते हैं भारतीय पेंगुलिन के बारे में, जो कि दक्षिण एशिया, पाकिस्तान के पश्चिमी भाग, तमिलनाडु और केरल में मिलती है और यह मांस दवाइयों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑलिव रिडले कछुए समुद्री कछुए जो कि वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं, यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के गर्म जल वाले क्षेत्र होते हैं। फिर आता है आपका संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में। तो संकटग्रस्त प्रजातियों के संदर्भ में बात की जाए तो कुछ स्तनधारी भी हैं, कुछ अन्य संकटग्रस्त प्रजातियां भी हैं और कुछ संवेदनशील स्थलीय स्तनधारी भी हैं और संवेदनशील जलीय स्तनधारी भी आती हैं। तो इसमें स्तनधारी के अंतर्गत आती हैं सबसे पहले जंगली गधा। जंगली गधा जो है एक तरीके से पश्चिमी भारत, दक्षिण पाकिस्तान, दक्षिण पूर्वी ईरान क्षेत्र में पाया जाता है। कुछ अन्य क्षेत्र जो आते हैं जिसमें एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, हिमालय में पाया जाने वाला भेड़िया और नीलगिरी लंगूर है। संवेदनशील स्थलीय स्तनधारी में जैसे ताकिन, नीलगिरी मार्टिन, संगमरमर की रंग की बिल्ली, बारहसिंगा है। संवेदनशील जलीय स्तनधारी में स्वच्छ जल या नदियों में रहने वाली डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन और मानाटीज पाई जाती है। तो इस तरीके से है। अब आता है पक्षियों का प्रवास और पक्षी प्रवास में। तो बर्ड माइग्रेशन क्या होते हैं इनके बारे में देखा जाए तो ये एक तरीके से ये मौसम के परिवर्तन एवं प्रतिकूल दशाओं के कारण पक्षी जो होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, चित्तीदार सैंड पाइपर और आपका एशियन कोयल और नीली पूंछ वाली मक्खी इसमें पाई जाती है, जो ग्रीष्म ऋतु में आती है। चित्तीदार सैंडपाइन जो है बस शीत ऋतु के ये प्रवासी पक्षी हैं। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट वनस्पति विविधता यानी कि फ्लोरल डाइवर्सिटी के बारे में। तो अभी हमने जैव विविधता के बारे में पढ़ा, अभी जंतु विविधता के बारे में पढ़ा। अब हमारी तीसरे तरीके की विविधता आती है वनस्पति विविधता। तो वनस्पति विविधता के अंतर्गत देखा जाए तो विश्व के सभी क्षेत्रों में पर्यावरणीय दशाओं में भिन्नता के आधार पर वनस्पति विविधता को पाई जाती है, जिसमें संवहनीय पौधे भी होते हैं, असंवहनीय पौधे भी होते हैं। संवहनीय पौधे भी होते हैं जिसमें आपके कुछ बीज वाले पौधे होते हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म होता है। कुछ बीज रहित पौधे होते हैं जैसे कि टेरिडोफाइट्स, जैसे कि फर्न, क्लबकाई आदि आते हैं। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आती है आपकी मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स आती है जिसमें घास, लिली, ट्यूलिप्स, ताड़ के वृक्ष और ऑर्किड होता है। और डाइकॉट्स के अंतर्गत फूल, वनस्पति, पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में चीड़ के वृक्ष, फर के वृक्ष होते हैं। बीज रहित में आपके टेरिडोफाइट, फर्न और क्लबकाई आते हैं। असंवहनीय पौधे में आपके ब्रायोफाइट, काई, लीवरवर्ट से आते हैं। तो कुछ संवहनीय पौधे, कुछ असंवहनीय पौधे हैं जिसके अंतर्गत प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट भारत में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातीय जो वनस्पतियाँ हैं उनके बारे में। भारत में पाई जाने वाली विविधताओं के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में लगभग 45,000 वनस्पतियाँ पाई जाती हैं।
भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों में जैसे आती है आपकी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट और शैवाल इसके अंतर्गत आती हैं। और साथ ही साथ आपके आते हैं जैसे लाइकेन, कवक, कवक जगत और बैक्टीरिया एवं मोनेरा जगत इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके की प्रजाति विविधता मतलब कि वनस्पतियों की विविधता भारत में पाई जाती है। टोटल आपकी 45,000 पाई जाती है। 45,000 के अंतर्गत ये प्रमुख वनस्पतियाँ आपकी पाई जाती हैं। अब आता है हमारा प्रजाति विलोपन के बारे में, यानी कि स्पीसीज एक्सटेंशन के बारे में। इसका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में जान लेते हैं कि एक तरीके से विश्व के प्रत्येक क्षेत्र की प्रजातियों में विलुप्ति या पूरी तरह से समाप्त होने से इसका आशय होता है। प्रजातीय विलोपन ये होता है। फिर आता है आपका राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा, उनके बारे में सामान्य परिचय, मानचित्र में किस तरीके से इनकी अवस्थिति है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाया जाता है और प्रत्येक राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनके बारे में विस्तृत में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान की डेफिनेशन के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एक तरीके से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आपको 1972 में आया हुआ था, उसमें किसी समृद्ध जैव विविधता वाले पारिस्थितिकी तंत्र है उसको राष्ट्रीय उद्यान से घोषित करने की शक्ति राज्यों को देता है। तो राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है, जब किसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा किसी जो समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं, यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति राज्य को देता है। और ये जो पारिस्थितिकी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जीव जंतु होना चाहिए, वनस्पति भू आकृतिक एवं जलीय महत्व से अपना एक इम्पोर्टेंस रखते हों, एक दृष्टिकोण रखते हों और उनका संरक्षण किया जाना आवश्यक हो, जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है, इनके संदर्भ में आता है। और भारतीय जलवायु पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के वन मंत्रालय के द्वारा एक राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र भी होता है जहाँ पर वह वन अभयारण्य के भीतर हो या नहीं हो, राज्य सरकार द्वारा इसके पारिस्थितिकी जैव विविधता के अजैव जंतुओं के आधार पर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय उद्यान की डेफिनेशन आती है। अब आता है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सामान्य जानकारी, जैसे कि प्रेजेंट में देखा जाए तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारतीय राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की श्रेणी 2 के अंतर्गत इसे संरक्षित किया गया है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था, जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में स्थित है। 1970 में भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे और 2005 तक आते आते भारत में कुल 94 राष्ट्रीय उद्यान रहे। और अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, और जो कि 44,402.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं, जो संपूर्ण भारत का लगभग 1.35% क्षेत्र को कवर करते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपका जैसे कि पहले कौन सा रहा है, जिम कॉर्बेट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। फिर आपका 1970 में 5 रहे, 1970 के बाद आपके 2005 में आते आते 94 हो गए, और 2005 के बाद जो प्रेजेंट में है यहाँ भी 106 हैं। और इसका कितना विश्व का मतलब कि भारत का कितना क्षेत्र कवर करते हैं, 1.35% क्षेत्र को कवर करते हैं। अब ये क्षेत्र जो है राष्ट्रीय उद्यान को घोषित कर दिया जाता है, तो इस क्षेत्र को जंतुओं का शिकार जो होता है वह प्रतिबंधित होता है। यानी कि किसी क्षेत्र को जब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाएगा तो वहाँ शिकार प्रतिबंधित होगा, उसके साथ वन्य जीवों एवं अन्य जीवों के चारण प्रतिबंध पर होगा, यानी कि जो चराई के लिए जो पशुओं को छोड़ दिया जाता है वो भी प्रतिबंधित होगा। किसी भी वन्य जीव जंतुओं के आवास के अतिक्रमण पर रोक देती है, तो कोई भी संरक्षित क्षेत्रों को अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। फिर आपका इसके बाद पौधों को संग्रहित करने और उनको हानि पहुंचाने के पर प्रतिबंध होते हैं, और हथियार का प्रयोग इस तरीके के क्षेत्रों में वर्जित होता है। तो इस तरीके से ये स्थिति देखने को मिलती है। अब आता है कि हम इसको पॉलिटिकल मतलब ये हमने मैप बनाया हुआ है, मैप के माध्यम से इसमें टोटल जो 106 राष्ट्रीय उद्यान है उसको इसके संदर्भ में दिखाया गया है। तो ये आपका इंडिया का मैप है, जिसमें आपका देखो ऊपर की ओर देखते हैं तो ऊपर आपका लद्दाख में 1 है, जम्मू कश्मीर में 4 है, 5 हिमाचल प्रदेश में, 6 आपके उत्तराखंड में है, 2 हरियाणा में आते हैं। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश में आपका 1 है। फिर यहाँ बिहार पटना में 1 आता है, सिक्किम गंगटोक में 1, अरुणाचल में 2। फिर आते हैं आपके असम में 7 है, नागालैंड आपका यहाँ पर है आता है, नागालैंड में 1 आएगा आपका, और यहाँ पर आपका मणिपुर इम्फाल में 2, और मिजोरम आइजोल में आपके 2 आते हैं, 2 आपके अगरतला यानी कि त्रिपुरा में आएगा। फिर आता है आपका पश्चिम बंगाल, वहाँ पर 6 आएंगे, झारखंड में 1 आएगा, छत्तीसगढ़ में 3, मध्य प्रदेश भोपाल में 11, गुजरात गांधीनगर में 5, फिर राजस्थान में 5 आएंगे। नीचे की ओर आते हैं तो आपका दादरा एवं नागर हवेली में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, मुंबई में आपके 6 आते हैं, छत्तीसगढ़ में 3 आते हैं, उड़ीसा में आपके देखे जाए तो 2 आते हैं। फिर आते हैं आपका तेलंगाना जहाँ पर 3 है, कर्नाटक में 5,
आंध्र प्रदेश में 3 आता है, चेन्नई तमिलनाडु में आपका आता है, तमिलनाडु में यानी 5, और आपका केरल में 6 आता है। तो इस तरीके से देखा जाए, और पोर्ट ब्लेयर में आपके पोर्ट ब्लेयर में आपके 9 आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिनको एक तरीके से आपके मैप के माध्यम से समझाया गया है। अब आप जान लेते हैं एक एक तरीके से राष्ट्रीय उद्यान के नाम के बारे में, क्योंकि आपके राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इसकी अवस्थिति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो चर्चा में रहता है या लेटेस्ट में जुड़ा हुआ है या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या कोई घटनाक्रम 1 साल में हुआ है तो उससे रिलेटेड आपकी डेट भी पूछ ली जाती है, और ये किस लिए है, यहाँ पर किस की बहुलता पाई जाती है, किस लिए फेमस है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अब आते हैं जम्मू कश्मीर। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर हंगुल या कश्मीरी स्टेक पाया जाता है। किसतवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1981 में स्थापित हुआ था, यह किसतवाड़ के पास है। काचीनाग राष्ट्रीय उद्यान बारामूला के पास है, नियंत्रण रेखा पर स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान 1986 में स्थापित किया गया था, जो श्रीनगर के पास रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में इसे बदल दिया गया। फिर आते हैं हम लद्दाख की ओर। तो लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का सबसे बड़ा है। हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो बृहद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि 1984 में स्थापित किया गया था, कुल्लू के पास। फिर आता है पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान जो आपका करजे के पास है, शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है। इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान 2010 में स्थापित किया गया, जिसे मनाली के पास है। खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान 2010 में स्थापित हुआ, जो कसौल के पास लंबी पैदल यात्रा, केनियांग के पास लोकप्रिय पैदल स्थल है। सिम्बर बारा राष्ट्रीय उद्यान जो कि 2010 में स्थापित हुआ था, जो पोंटा साहिब के पास स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के ये 5 राष्ट्रीय उद्यान है। फिर आता है उत्तराखंड के आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें आपका पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया और यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व में भी इसे शामिल किया गया। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में और विश्व के सबसे खूबसूरत स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया। अब आते हैं हरियाणा की ओर। तो हरियाणा में आपके 2 आते हैं, जिसमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1991 में गुरुग्राम के पास स्थापित किया गया था, जो 2021 में रामसर वेटलैंड घोषित किया गया। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो 2003 में स्थापित हुआ, जो कि बिलासपुर यमुनानगर जिले में है, जो पोंटा साहिब के पास है, शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। फिर आते हैं हम ऊपर नीचे की ओर। तो इसमें राजस्थान की ओर चलते हैं। तो राजस्थान में आपके 5 आते हैं, जिसमें डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं और नीचे की ओर, जिसमें आते हैं हम नीचे गुजरात में। तो गुजरात में देखते हैं कि ब्लैक बेक नेशनल पार्क, बिलावदार 1976, गिरबन राष्ट्रीय उद्यान 1965, एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थल, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्ची की खाड़ी 1982, जहां पर 42 द्वीप हैं और यहां पर पार्क मूंगा चट्टानें स्थित हैं, और बंसा राष्ट्रीय उद्यान 1989 में स्थापित है। फिर आते हैं हम नीचे की ओर। तो महाराष्ट्र में जो कि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गोगालमाल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तादोवा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान आता है। नीचे की ओर आते हैं हम गोवा की ओर। गोवा में आता है आपका मोलेप यानी कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1976 में स्थापित किया गया था, जो प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात के अंदर कंदर वास्तुकला का एक महादेव मंदिर भी इस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। फिर आते हैं कर्नाटक की ओर। तो कर्नाटक में आता है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि काली टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आता है। फिर नीचे की ओर आते हैं हम केरल की ओर, जहाँ पर अनाईबुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, माथी केतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, पम्मेदुरम 16 राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वेली राष्ट्रीय उद्यान आ गया है। फिर नीचे की ओर आते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में आते हैं आपके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य एवं उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। फिर आते हैं हम और नीचे की ओर। तो इसमें देखते हैं आपका आता है तेलंगाना, जहाँ पर महावीर हरिणा वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, मृगावली राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में आपका पापीकोंडा, राजीव गांधी रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वर है। फिर आप नीचे की ओर आते हैं तो देखते हैं छत्तीसगढ़, जहाँ पर इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर घाटी आती है। उड़ीसा में आपका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट द रामसर साइट है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आता है। पश्चिम बंगाल में आपका बक्सा टाइगर रिजर्व, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, जो कि सफलता का अनुकरण करने के लिए बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी द्वारा राज्य भट्ट
खाबा गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। गुरुमोरा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारतीय गैंडे के लिए है, न्योरा बेली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगा लीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। त्रिपुरा के बारे में जो कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, जैसे बाइसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी है। मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, पोंगू पुई बिलू राष्ट्रीय माउंटेन नेशनल पार्क है। मणिपुर में केवुलु लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि एकमात्र तैरता उद्यान है, जिसमें और आता है सिरुई राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड में टांकी, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा 1983, माउलिंग या मौलिंग 1986 में है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1974। उत्तर प्रदेश में आपका आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। फिर आते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहाँ पर आपका आता है कुनू पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि 2018 में बना। डायनासोर जीवाश्म पार्क 2011, फॉसिल 1983, माधव 1959, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच 1975, रूपयार्ड किपलिंग की ये बुक जंगल बुक है उसके संदर्भ में। पन्ना जो है 1981, संजय 1981, सतपुड़ा 1981, वन विहार 1989 है। फिर आता है आपका बिहार के बारे में, जहाँ पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का एक थारू लोगों का घर है। फिर असम की ओर आते हैं, जिसमें डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान 1999 जो कि उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ा दलदली जंगल है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान 2021 में पूर्वी हिमालय की तलहटी का हिस्सा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1974 जो 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित। मानस राष्ट्रीय उद्यान 1990 जो कि विश्व धरोहर स्थल है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान 1998, औरंग राष्ट्रीय उद्यान 1999 जिसमें 1992 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, लेकिन विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। अब आते हैं नीचे की ओर सिक्किम में, जहाँ पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में स्थल है और ग्रह पर इसमें तीसरी सबसे ऊंची भी चोटी भी है। माउंट कंचनजंगा स्थित है और यहाँ पर जेमू ग्लेशियर जो कि एशिया के सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक पार्क के भीतर स्थित है। मेघालय के बारे में, जहाँ पर बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर विश्व रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। फिर आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर, जिसमें आता है आपका कैंपेबल बे राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1992 में ग्रेट निकोबार में स्थापित किया गया। गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान 1992, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान 1983, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान 1989, माउंट हेरियट राष्ट्रीय उद्यान 1987, उत्तरी बटन राष्ट्रीय उद्यान 1979, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान रिची द्वीप समूह है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान 1987, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान 1987 जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और एक तरीके से देखा जाए तो आपका चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो आपके 6 जगह हैं जहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हम पढ़ेंगे जैवमंडल तथा बायोम के बारे में। तो जैवमंडल और बायोम के बारे में पढ़ने के पहले आपको एक सामान्य परिचय के बारे में बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे सामान्य परिचय, जैविक समुदाय विलक्षण प्रजाति विविधता, कीस्टोन प्रजाति, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां जैसे कि फाउंडेशन प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति, संकेतक प्रजाति या संक्रामक के बारे में, कोर प्रभाव के बारे में। और आप बायोम के बारे में पढ़ेंगे जो कि बायोम के प्रकार है, जैसे कि मरुस्थल, टुंड्रा, घास स्थल, पर्णपाती, टैगा, उष्णकटिबंधीय, वर्षावन। तो इस तरीके से ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व और बायोम के बारे में है। तो आप एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में देखा जाए तो जैवमंडल जो है वह एक तरीके से पृथ्वी के समस्त जीवित जीव और आसपास का एक पर्यावरण है और इन जीवों की एक पारस्परिक क्रिया जो होती है वह सम्मिलित होती है। तो जैवमंडल को आसान भाषा में क्या समझा जाए, एक ऐसा समस्त जीवित जीव जहाँ एक आसपास का पर्यावरण जहाँ पर समस्त जीव मतलब के जीवों की एक पारस्परिक क्रिया होती है, जिसमें कुछ अजैव घटक भी शामिल होते हैं, कुछ जैव घटक भी शामिल होते हैं। जैसे कि जैविक घटक के अंतर्गत समस्त जीव आएंगे और अजैविक घटक के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण आएगा, जो कि एक दूसरे से सम्मिलित रूप जो होता है वह जैवमंडल का निर्माण करता है। जैसे कि इसको अनेक छोटे छोटे पारितंत्र होते हैं, उनमें डिवाइडेड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पृथ्वी, वायुमंडल हवा के लिए, स्थलमंडल पृथ्वी और जल में आपका जलमंडल से जल, इन्हीं को मिला के एक जैवमंडल बना होता है और उसमें छोटे छोटे पारितंत्रों में इसको डिवाइड होकर बताया जाता है। तो जैवमंडल क्या है, जो आपका वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल के समामिलन से बना है वह जैवमंडल है, जिसमें अनेक छोटे छोटे पारितंत्र भी पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पृथ्वी, जहाँ पर कई तरीके के जीव, समस्त जीवों के अलग अलग पारितंत्र देखने को मिलते हैं। अब आता है कि जैवमंडल में जो है प्रचुर मात्रा में जीव समुद्र की सतह से 200 मीटर यानी कि 656 फुट नीचे से लेकर समुद्र तल की लगभग 6000 मीटर के ऊपर तक पाए जाते हैं। तो ये कितने पाए जाते हैं, एक तरीके से लेकर 200 मीटर नीचे से लेकर यानी 656 फुट नीचे से लेकर समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो ये इतने सारे क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इसका एक विकास क्रम बनाया गया है, जैसे कि आप सबसे पहले
इसके अणु से शुरू करते हैं। तो जैवमंडल जो है वो अणु में परमाणुओं का एक समूह होता है जो रासायनिक यौगिकों की एक सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे पानी हुआ, डीएनए होगा, फिर उससे आगे की ओर जाती है तो कोशिका होती है जो कि जीवन की सबसे छोटी इकाई, जैसे कि तंत्रिका तो कोशिका। फिर कोशिकाओं का समूह बनता है जिसमें ऊतक, अंगों की प्रणाली होती है जिसमें तंत्रिका, ऊतक, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र होता है। जीव में एकाकी जीव और भैंस आते हैं, जैसे कि आपकी जनसंख्या में एक ही तरीके के जीव का समान क्षेत्र में रहना, जैसे कि भैंसों का समूह। फिर आपका और आता है इसमें समुदाय। समुदाय जो होता है वह निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का समूह होता है जिसमें सांप, बाज, कुत्ता, भैंस और बाघ, घास है। पारिस्थितिकी तंत्र में आपका समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक होते हैं जिसमें बाज, सांप, कुत्ता, घास, हवा, चट्टान, मैदान है। जैव मंडल में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का एक समूह होता है, यानी कि जैव मंडल होता है। तो इस तरीके से ये जैव मंडल का निर्माण किससे होता है? पहले नंबर पर अणु आएंगे, फिर कोशिका आएगा, कोशिका समूह, जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव मंडल। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब आता है हम नीचे की ओर आते हैं और देखते हैं जैविक समुदाय यानी कि बायोटिक कम्युनिटी आखिर होती क्या है इसके बारे में। तो बायोटिक कम्युनिटी जो है एक तरीके से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रजातियों की संख्या एक साथ रहती है और एक दूसरे से वह परस्पर क्रिया करती है। तो बायोटिक कम्युनिटी क्या है? जहाँ पर जो विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं वह एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे से परस्पर क्रिया करती हैं, वह जैविक समुदाय कहलाती हैं। समुदाय विलक्षण या फिर कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, क्योंकि आपके इससे रिलेटेड शब्दावलियों से क्वेश्चन आते हैं। समुदाय विलक्षण के अंतर्गत आती है जैसे कि आपकी एक प्रजातीय संरचना यानी कि स्पीसीज कंपोजिशन। दूसरा आता है प्रभाविता यानी कि डोमिनेंस के बारे में, कि प्रजातीय संरचना जो है एक तरीके से किसी समुदाय में वर्ष पर उपस्थित पौधों की कुल संख्या की एक गणना होती है। प्रभाविता जो आती है वह जैविक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों की एक संख्या इसमें सम्मिलित होती है। तो प्रजातीय संरचना यानी प्रभाविता, जो कि प्रजातीय संरचना किसी समुदाय में वर्ष पर उपस्थित पौधों की कुल संख्या की गणना, प्रभाविता किसी समुदाय में विभिन्न प्रजातियों की संख्या इसमें सम्मिलित होती है, जो कि स्पीसीज कंपोजिशन एंड डोमिनेंस के तौर पर इसका एक सामुदायिक अभिलक्षण देखने को मिलता है। प्रजाति विविधता जो है वह किसी समुदाय की विविधता का निर्धारण उसकी प्रजाति भिन्नता के आधार पर किया जाता है, जैसे कि आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन हुआ, मैंग्रोव हुआ, मरुस्थल हुआ, ज्वार नद हुए, तो इस तरीके से आता है। और फिर आती है कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजातियों के अंतर्गत वे प्रजातियाँ आती हैं, क्योंकि कीस्टोन से आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि वे प्रजातियाँ जहाँ पर किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भारती की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों का अपना प्रभाव दर्शाती हैं, या फिर कुछ ही प्रजातियाँ होती हैं जो कीस्टोन प्रजातियाँ की तरह कार्य करती हैं, तो ये कीस्टोन प्रजातियाँ हैं। फिर आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों के बारे में, जैसे कि फाउंडेशन प्रजातियाँ, अम्ब्रेला प्रजाति एवं संकितक प्रजाति। तो फाउंडेशन प्रजातियों के संदर्भ में देखा जाए तो ये प्रजातियाँ कौन होती हैं? तो फाउंडेशन प्रजातियाँ जो है उन प्रजातियों का निर्माण जो होता है एक मुख्य भूमिका निभाती है, जैसे कि कोरल जो है एक फाउंडेशन प्रजाति के भूमिका निभाती है। अम्ब्रेला प्रजाति के अंतर्गत देखा जाए तो ये सापेक्षिक रूप से उच्च कशेरुक एवं विशालकाय होती है, जैसे कि नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल और टाइगर होती है। संकेतिक यानी कि इंडिकेटर प्रजातियां वो प्रजातियां होती हैं जो किसी एक पौधे या जंतु की प्रजातियों से होता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत संवेदनशील होती हैं। तो इस तरीके से फाउंडेशन प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति और संकेतक प्रजातियां आती हैं। फिर आते हैं आपके संक्रामक यानी कि इकोटोन और ईज इफेक्ट के बारे में, क्योंकि ये शब्दावलियां हैं जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। संक्रामिका यानी कि इकोटोन जो है एक तरीके से दो या दो से अधिक विविध समुदायों के मध्य का एक संक्रमण क्षेत्र होता है। तो ये संक्रमिका क्या है? यानी कि संक्रमण होना। संक्रमण मतलब कि दो क्षेत्र का, इधर का भी उधर का भी, मतलब कि जो स्थलीय है और जो जलीय है, तो उसके बीच में जो संक्रमण वाला जो पारितंत्र बनता है वह एक दलदली भूमि होता है, वही एक संक्रमिका यानी कि इकोटोन कहलाता है। और इस तरीके से देखा जाए आपका कोर प्रवाह जो है वह एक तरीके से पारिस्थितिकी की अवधारणा होती है, जो पारितंत्र आपस में मिलते हैं वहाँ पर विशाल विविधता होती है, जैसे कि नदी तट के किनारे घास का मैदान होगा जहाँ पर्वत एवं घाटियाँ मिलती हैं, एक दूसरे से मतलब कि ओवरलैप करते हैं। इस मैप के मतलब कि इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक पारितंत्र है, ये दूसरा पारितंत्र है, यहाँ एक तरीके की प्रजाति है, यहाँ दो तरीके की प्रजातियाँ हैं, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ से वो ज्वाइंट होंगे, जहाँ वो ज्वाइंट होगी वहाँ उसका एक कोर प्रभाव होगा, जहाँ पर पारितंत्र एक की भी प्रजातियाँ होंगी और पारितंत्र दो की भी प्रजातियाँ होंगी, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मतलब कि पहला पारितंत्र दूसरे पारितंत्र पर ओवरलैप करता है। तो इस सिचुएशन में एक बीच का जो सिचुएशन होता है उसे कोर प्रभाव कहा जाता है, जहाँ पारिस्थितिकी की अवधारणा
जो पारितंत्रों में जहाँ पर विशाल विविधता देखने को मिलती है। ये आपका नदी तट के किनारे का क्षेत्र भी हो सकता है, पर्वत एवं घाटियों के क्षेत्र भी हो सकते हैं। और आपका इकोटोन क्या है, जहाँ पर स्थलीय पारितंत्र जलीय पारितंत्र जब मिलते हैं वही आपका दलदली भूमि या संक्रमण पारितंत्र होता है। तो इसे संक्रमण पारितंत्र, इसे कोर पारितंत्र, दोनों का मतलब अलग अलग है, बस सेंस एक ही है कि यहाँ पर स्थलीय पारितंत्र जलीय पारितंत्र मिलेंगे, यहाँ पर मतलब कि अलग स्थलीय जलीय होगा, यहाँ पर ये दो तरीके के पारितंत्र कोर इफेक्ट के तौर पर देखे जाएंगे। तो इसमें अलग अलग स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। अब आता है बायोम के बारे में। तो बायोम के बारे में जान लेते हैं कि बायोम होती क्या है। बायोम जो है एक तरीके से पौधों एवं प्राणियों का एक समुदाय होता है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कि बायोम जो है प्रायः स्थलीय भाग के समग्र पादप एवं प्राणी समुदायों को ही सम्मिलित करते हैं। जैसे कि सागरीय बायोम का निर्धारण जो होता है वह कठिन होता है, लेकिन स्थलीय बायोम का इतना कठिन नहीं होता है। तो एक एक करके जानेंगे कि आखिर बायोम के संदर्भ में। तो इसमें बायोम में सबसे पहले हम मरुस्थल बायोम के बारे में एक एक करके प्रत्येक बायोम में जानेंगे, जिसकी स्थान, जलवायु, मृदा, पादप, प्राणी विशेषता के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके बायोम पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका मरुस्थलीय बायोम से शुरू करें तो इसमें आता है, ये आपकी स्थान जो है वह मध्य अक्षांश में स्थित है और यहाँ पर जलवायु जो है वहाँ पर अत्यधिक गर्म दिन, ठंडी रातें, वर्षा का एक वर्ष में 10 इंच से कम होना। मृदा जो है यहाँ पर पादप तथा अपघटक की कमी होना, खनिज में वृद्धि होना। पादप जो आती है जिसमें वनस्पति जात बहुत कम, छिछले कम आयु के होते हैं, जैसे सोलेमन, गुच्छेदार घास आदि। प्राणी में आपका सांप, छिपकली, कीड़े, छोटे पक्षी, अफ्रीका का सहारा मरुस्थलीय ऊँट आता है। विशेषता देखी जाए तो यहाँ पर मरुस्थल ताप के अनुसार ठंड या गोभी अथवा गर्म मरुस्थल में आपका सहारा या थार का मरुस्थल आता है। अब दूसरा बायोम आता है हमारा कौन सा, टुंड्रा बायोम, जहाँ जो कि उच्च स्तरीय अक्षांश पर है, जहाँ पर बहुत ठंडी कठोर लंबी शीत ऋतु, वर्षा 25 सेंटीमीटर, पोषण स्तर कम, कुछ इंच से नीचे परमाक्रास्ट का स्तर पाया जाता है। घास, जंगली फूल, मांस, छोटे शाक आते हैं। रेनडियर, उल्लू, हॉक, ध्रुवीय भालू है और सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम यहाँ पर पाया जाता है। अब आता है घास स्थल, जिसे ग्रासलैंड कहा जाता है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो यह एक मध्य अक्षांश से महाद्वीपों का आंतरिक भाग होता है। यहाँ पर शीत ऋतु में ठंडा, ग्रीष्म ऋतु में गर्म होता है और यहाँ वर्षा जो होती है वह 25 से 75 सेंटीमीटर होती है। यहाँ उच्च पोषक तत्व युक्त ऊपरी मात्रा होती है। ज़्यादातर घास एवं छोटे घास के साग के पौधे उगते हैं। अमेरिकी घास के मैदान में प्रेरी कुत्ते जैसे और लोमड़ी पाई जाती है और जल बहाव के कारण वृक्ष यहाँ पर छितरे होते हैं। आग लगने की बारंबारता भी उच्च देखने को मिलती है। पर्णपाती वन की ओर देखा जाए तो यहाँ पर मध्य अक्षांश रहते हैं। सापेक्षिक रूप से सौम्य ग्रीष्म एवं ठंडी शीत ऋतु होती है, जहाँ पर 76 से 127 सेंटीमीटर होती है। पोषक तत्व युक्त मिट्टी होती है। कठोर लकड़ी जैसे कि ओक, बीचेस और मेपल्स आता है। भेड़िया, हिरण, भालू और छोटे स्तनधारी है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, जिसमें भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट बायोम आता है टैगा बायोम, जो कि मध्य से उच्च अक्षांश की हो, जहाँ पर अत्यधिक ठंडी और शीत ऋतु, गर्म एवं आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, वर्षा 50 सेंटीमीटर होती है। अम्लीय खनिज पदार्थ की कमी होती है। ज़्यादातर स्प्रूस, फर, दूसरे सदाबहार वृक्ष होते हैं। रोडेट्स, लिनक्स, घरेलू भालू और भेड़िया हैं। और वनों पर उत्तरी कास्ट और उत्तरी शंकु वन भी होते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड। और हमारा नेक्स्ट बायोम आता है जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम। ये एक तरीके से विषुवत व्रत के नज़दीक वाले बायोम होते हैं, जो पूरे वर्ष गर्मी की वर्षा यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। पोषक तत्व कम होते हैं। जैव मंडल का सबसे बड़ा विविधता वाला प्रदेश, जैसे कि ऑर्किड और फन होते हैं। प्रजातियों की बहुलता देखने को मिलती है और वनस्पति में स्थिरीकरण वर्ष भर हरे भरे रहना होता है। तो इस तरीके से ये प्रमुख बायोम होते हैं। अब आते हैं हम कुछ सामान्य अवधारणा में विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में जान लेते हैं, जो कि हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है मानव सभ्यता को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना और इस खास दिन में हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए इसे प्रोत्साहित करना होता है। इसमें 2024 की जो थीम रही थी वह रही थी कि लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉप्ड होता है। ये ड्रॉप्ड रिसाइलेंस यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण रोकना और सूखे से निपटने की क्षमता है, जो मरुस्थलीकरण और सूखे जैसी समस्याओं पर केंद्रित होती है। और 2024 का जो स्लोगन था वह था आवर लैंड एंड आवर फ्यूचर, और हैशटैग जो था BR #जनरेशन रिस्टोरेशन। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जो है वह हर साल तय की जाती है और 2023 की थीम जो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष अलग देश द्वारा आयोजित किया जाता है और इस वर्ष 2024 का इसका मेजबान देश जो रहा है वह सऊदी अरब है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो आता है इसमें आपका
कि इसने 1972 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा इसकी घोषणा की गई। स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में इस दिन की स्थापना की गई और इस सम्मेलन में पहली बार पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक चर्चा की गई और मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की गई। और इस सम्मेलन में विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। समय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस का एक वैश्विक मंच के रूप में उभरा और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था, जिसकी थीम केवल एक पृथ्वी थे। और इस महत्वपूर्ण तथ्य पर जोर दिया गया है कि हमारे पास एकमात्र पृथ्वी है और हमें इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो कि इस थीम पर आधारित था। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो आज का टॉपिक है जैव विविधता से रिलेटेड, आपका राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड, जैव मंडल एवं बायोम से संदर्भित, तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में यानी कि डे 15 के अंतर्गत आपके नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।